इन दिस सेशन हम कंस्ट्रक्टर को समझेंगे कि सी शार्प के अंदर कंस्ट्रक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर पर वर्किंग करते हैं। लिहाजा कंस्ट्रक्टर की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं और डेफिनेशन समझने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर का क्या वर्क है सी शार्प .NET के अंदर। तो डेफिनेशन में बताया जा रहा है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ द क्लास विच गेट्स ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। यानी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है। जिस तरह एक सिंपल मेथड हम बनाते हैं पब्लिक वॉइड वट एवर द नेम, इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है जो खुद कॉल होता है उस वक्त जब जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, उसमें इन्वोक हो जाता है, उसे कॉल किया जाता है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है। लाइक मेथड्स अ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो contains the collection of instructions that are executed at the time of object creation। यानी जिस तरह से मेथड के अंदर आप डिफरेंट चीज़ों का कलेक्शन रखते हैं, इसी तरह से कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं और वो उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा होता है। ठीक है ना, यानी जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसी वक्त वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा और उसके अंदर जो भी चीज़ें वो प्रिंट होंगी आपकी। It is used to assign initial value to the data member of the same class। और आप इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि जो डेटा के मेंबर्स हैं, यानी जो आपने क्लास के अंदर मेंबर्स बनाए, उनकी वैल्यू को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए। यानी इन सिंपल वर्ड कंस्ट्रक्टर हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हैं। यानी अगर क्लास के अंदर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाया हुआ है, उन वेरिएबल्स को आपने कोई वैल्यू देनी है तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप उनकी वैल्यूज़ देते हैं और वैल्यूज़ देने के बाद ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, कैसे, अभी हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें बात ये समझ में आएगी। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कितने तरह के कंस्ट्रक्टर हैं जो .NET C# के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें पहली टाइप यहाँ लिखी हुई है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ओवरलोड क्या है, अभी जैसे हम प्रैक्टिकली जाएंगे तो वहाँ पर ये बात हमें समझ में आएगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर है थर्ड पार्ट, जबकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमारा फोर्थ है और फिफ्थ है हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। तो पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम फिर उसकी वर्किंग भी करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप देख लो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर इज कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिसके कोई पैरामीटर नहीं होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैव एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास टू बी इनिशियलाइज्ड टू द सेम वैल्यू। यानी जितने भी आपने इंस्टेंस बनाए हुए अपनी क्लास के अंदर वो तमाम के तमाम उसमें इनिशियलाइज होंगे उसी वेरिएबल के नाम से। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑल न्यूमेरिक फील्ड टू 0 एंड ऑल स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट फील्ड टू नल इनसाइड अ क्लास। यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर वो इंटीजर हैं या डबल हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उन्हें 0 इनिशियलाइज कर देगा और अगर कोई ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो उसे क्या इनिशियलाइज करेगा, नल वैल्यू। ठीक है, लिहाजा ये बातें समझने के बाद अब हमें बेहतर तरीके से ये तमाम बातें उसी वक्त समझ में आएगी जब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम प्रैक्टिकली समझते हैं। लिहाजा इस वक्त एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसका नाम कंस्ट्रक्टर है। ये हमारा मेन मेथड है और ये क्लास प्रोग्राम है। लिहाजा हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर और मैं इस क्लास का नाम रखता हूँ क्लास एम्प्लॉय और उसकी बॉडी बनाई मैंने। कुछ वेरिएबल बनाते हैं तो मैंने लिखा इंटीजर ID, सिमिलरली स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक वॉइड एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, और एक मेथड बनाया मैंने जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि दोनों वैल्यू की वैल्यू प्रिंट हो, इनिशियलाइज हो। ठीक है ना, यानी ID और नेम। तो मैं लिखता हूँ द ID ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और इसके बाद मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, प्लेस होल्डर यूज़ किया कर्ली ब्रैकेट। इसी तरह इसी लाइन ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ID की जगह हम लिखते हैं नेम और यहाँ पर नेम वेरिएबल NAME लिख दिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल मेथड, हमें पता है कि मेथड हम कैसे बनाते हैं और क्यों बना रहे हैं। इसी तरह ये ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस ये है कि जो वेरिएबल क्लास के अंदर हैं और किसी मेथड के बाहर हैं तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, और अगर वो किसी मेथड के अंदर मौजूद है एज लाइक दिस, यहाँ पर अगर मौजूद है तो मैं कहूँगा कि वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लिहाजा अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन यानी इस मेथड को हम कॉल करके इनकी वैल्यू प्रिंट करवाएं। लिहाजा मुझे सबसे पहले एम्प्लॉय के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने कॉपी किया
obj न्यू एम्प्लॉय स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद obj डॉट लिखा, ठीक है, और उसके बाद हम एम्प्लॉय डिटेल मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि अभी जो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी इंटीजर डबल वैल्यू होगी तो उसकी जगह उसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 0 है, जबकि स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के लिए उसने कहा था नल वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी नल वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये एक्चुअली हो कैसे रही है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं, हमने तो सिर्फ वेरिएबल के नाम लिखे और मेथड बनाया और कॉल कर लिया। तो जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो अपने क्लास के अंदर, ठीक है, जैसे कि इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक कंस्ट्रक्टर खुद क्रिएट होता है जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही आपके उन वेरिएबल्स को 0 या फिर नल वैल्यू इनिशियलाइज करके प्रिंट करने के लिए आपको फिजिबिलिटी देता है, ठीक है। तो वो कैसे दिखता है, इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, और उसके बाद आपके क्लास का नाम और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो एक्चुअली जो मैंने यहाँ पर फॉर्म किया है हम इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पब्लिक के बाद कोई वॉइड या इंट स्ट्रिंग नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप इसको जब भी क्रिएट करेंगे तो इसमें जो क्लास का नाम होगा वही इसका नाम भी होगा, यानी आप देख रहे हो कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर है वो अपने क्लास के नाम के साथ ही इंडिकेट होगा और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्स्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्टर के लिए, और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं प्रोग्राम को कंट्रोल F5 करके रन करता हूँ, तो अभी आप देख रहे हो कि प्रोग्राम हमारा वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी इसमें किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना वैल्यू चेंज है ना ही वो अपडेटेड है। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ में आई कि एक्चुअली जब भी हम एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और उसे अपने मेथड के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने के वक्त यहाँ पर उसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है। जब हम कोई भी वैल्यू उस जगह पर डिफाइन नहीं करते हैं तो एक कंस्ट्रक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट होता है वो इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि 0 या फिर नल होती है, उसके बिहाफ पर वो वैल्यू प्रिंट होकर आती है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे कंसोल स्क्रीन पर आ रही है। तो ये ओवरऑल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये हमारा नंबर 1 पार्ट हो गया जिसपे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखा। आगे चलते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसको मैंने ऊपर से ओवरलोड के नाम से भी मेंशन किया था कि हम इसमें ओवरलोड भी इस्तेमाल करते हैं। एक कंस्ट्रक्टर हैव एट लीस्ट 1 पैरामीटर इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट कैन इनिशियलाइज ईच इंस्टेंस ऑफ अ क्लास टू डिफरेंट वैल्यू। जैसे कि अभी आपने डिफ़ॉल्ट पे देखा कि वहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं की थी, ठीक है ना, यही वजह है कि उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हुई। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये कहता है कि आप अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो पैरामीटर इसलिए करेंगे ताकि आप अपने इंस्टेंस को, यानी जो क्लास के अंदर आपकी ग्लोबल वेरिएबल ऊपर मौजूद है, आप उसे इनिशियलाइज कर सकें, ठीक है। कैसे, ये देखते हैं। लिहाजा जिस तरह से हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद था, ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो 2 वेरिएबल है ना हमारे पास, मैं इन्हीं 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। लिहाजा मैंने इसके अंदर लिखा इंटीजर ID कॉमा स्ट्रिंग नेम। आप बगौर देख रहे हो कि जो ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर नाम है वही मेरे पैरामीटर्स के नाम है। लिहाजा जब मैं इन दोनों को आपस में ऑपरेटर लगाकर इक्वल करूंगा दोनों को, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि एक्चुअली मैं कौन से ID को किस ID के बराबर कर रहा हूँ। लिहाजा यहाँ पर एक कीवर्ड हमें .NET C# प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं दिस। तो दिस लिखने के बाद जब मैं डॉट प्रेस करूंगा तो एक्चुअली जो वेरिएबल्स मुझे नीचे दिख रहे हैं ये मेरे पैरामीटर्स नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल्स हैं ऊपर वाले। यही वजह है मैंने यहाँ पर दिस कीवर्ड लिखा, डॉट प्रेस किया और मैंने ID इक्वल कर दिया इस ID के। तो जब आगे जो ID लिखा है एक्चुअली वो ये ID है, और जो दिस के साथ लिखा था वो ये दिस ID है। सिमिलरली मैंने लिखा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो अब क्या हुआ, ये दोनों पैरामीटर्स दोनों वेरिएबल्स इस पैरामीटर के बिहाफ पर इनिशियलाइज हो चुके हैं। यानी अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इंटेलिजेंस में मुझे ऑप्शन मिलेंगे कि एक्चुअली आप किस कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप डिफॉल्ट वाले को करना चाहते हैं या इस वाले को करना चाहते हैं जिसमें आपने पैरामीटर लिखा है, ठीक है। लिहाजा जूम आउट करते हैं और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ और कॉपी करते हैं इस कोड को, पेस्ट करता हूँ और
नेम चेंज करते हैं, obj1 कर देते हैं इसका नाम, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मैं obj के नाम से बना चुका हूँ। और अब बगौर देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो इंटेलिजेंस में दो ऑप्शन आ रहे हैं, 1 ऑफ 2। 1 हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट। और जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो दूसरे पे आप देख रहे हो दो इंटेलिजेंस में आपको वैल्यू कह रहा है कि आप दो वैल्यू लिखें, पहले इंटीजर होगी, दूसरी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। लिहाजा मैंने इंटीजर में लिखा 12 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फहद हुसैन, टर्मिनेट किया। उसके बाद obj1 डॉट एम्प्लॉय डिटेल स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बिहाफ पर चल रहा है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बिहाफ पर चल रहा है। लिहाजा मैं जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ और अब आप देख रहे हो कि दोनों के आउटपुट आपके सामने कि डिफॉल्ट की वैल्यू किस तरह से आ रही है और पैरामीटराइज की वैल्यू किस तरह से आ रही है। जिस तरह से आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, आप चाहें तो इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट ओवरलोड से मुराद ये है कि आप के नंबर ऑफ पैरामीटर्स दूसरे कंस्ट्रक्टर से वैरी करेंगे। वैरी से मुराद है या तो वो 2 से कम होंगे या वो 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। लिहाजा मैंने सेम कंस्ट्रक्टर को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। यहाँ आप देख रहे हो दो पैरामीटर हैं। मैं ऊपर ग्लोबली एक और कंस्ट्रक्टर ऐड करने लगा हूँ, वेरिएबल ऐड करने लगा हूँ और इसको कहता हूँ मैं डबल CG। डबल में हम क्या देते हैं, ID डिपार्ट, ठीक है। डबल में हम कोई नंबर अलॉट कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट की कोई ID होगी, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि टाइप एम्प्लॉय ऑलरेडी डिफाइन अ मेंबर्स कॉल्ड विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो दोनों के पैरामीटर सेम है, तो ये नहीं पॉसिबल है। लिहाजा मैंने यही वजह है कि एक वेरिएबल और ऐड करवाया और उसके लिए मैंने यहाँ पर वही वेरिएबल लिखा और उसके बाद मैंने उसका नाम लिख दिया। लिहाजा जब यहाँ पर इनिशियलाइज किया मैंने मुझे, तो नीचे भी लिखने की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पर कर दिया एंड दैट्स इट। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर हम दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर आऊँगा और मैं दोबारा से जब ऑब्जेक्ट बनाने लगूंगा तो अब मुझे इंटेलिजेंस में 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। ये देखते हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसे हम यहाँ से हटाते हैं, इसका नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया। अब आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस पे 3 कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, एक डिफॉल्ट है, एक पैरामीटराइज्ड है और तीसरा ओवरलोड पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। लिहाजा जब मैं ओवरलोड पैरामीटराइज को यूज़ करूंगा तो हमारे पास अभी ऐसा कोई मेथड मौजूद नहीं है जिसके अंदर तीनों चीज़ें प्रिंट करी जा रही हो ना, 2 ही चीज़ की जा रही हैं। लिहाजा मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, पेस्ट किया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ID डिपार्ट और यहाँ पर उसी के वेरिएबल का नाम लिख दिया। बाकी ओवरऑल चीज़ें वैसी हैं। लिहाजा मैं तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ, तो मुझे 3 वैल्यू यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा ब्रैकेट बनाने के बाद, तीसरे पर क्लिक करूँगा, अब 3 वैल्यू की ज़रूरत है। तो ID मैंने दी 13 या 123, उसके बाद मैंने नेम लिखा अली और डिपार्टमेंट ID डबल पे है तो मैं पॉइंट के साथ वैल्यू लिख सकता हूँ। और उसके बाद मैंने इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद obj.to एम्प्लॉय डिटेल स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब तीनों पैरामीटराइज्ड विथ ओवरलोड एंड विथ डिफॉल्ट, तीनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद है और मैं तीनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट के ज़रिए से कॉल कर रहा हूँ। कंट्रोल F5 मैंने प्रेस किया और अब आप देख रहे हो कि तीनों कंस्ट्रक्टर हमारे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं जिन वैल्यूज़ को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे पर 12 फहद और 0 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर हर जगह पर तीनों में एक ही मेथड को कॉल किया हुआ है। जब आपने डिफ़ॉल्ट पर इस मेथड को कॉल किया तो डिफ़ॉल्ट में इसने क्या किया, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर नल लिखा और यहाँ पर भी 0 लिख दिया। जब आपने इस पैरामीटराइज के हिसाब से इसे कॉल किया तो ID और नेम की वैल्यू तो सही लिखी इसने, लेकिन डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू लिखेगा ये डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप आउटपुट को देखें, यहाँ पर तीसरी वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी आ रही है 0। लेकिन जब मैंने तीसरी दफ़ा एम्प्लॉय डिटेल को इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से कॉल किया है तो इसकी तीनों वैल्यू इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते वक्त इसकी तीनों वैल्यू बताई। लिहाजा जब आप थर्ड टाइम इन फंक्शन को कॉल करते हैं तो तीनों वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से ओवरऑल हमने दोनों कंस्ट्रक्टर को देखा जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा और उसी पैरामीटराइज को हमने ओवरलोड करके भी देखा। तीसरा कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में बताया जा रहा है दिस कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट
by copying variables from another object. Its main use is to initialize a new instance to the value of an existing instance. In simple word, आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, आप उस कंस्ट्रक्टर को दोबारा से कॉपी करके किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लिहाजा इसे समझने के लिए हम एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट वो बना लेते हैं, प्रोजेक्ट, जहां पर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से वर्क करता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम लॉजिक के रिस्पेक्ट से मैंने एक क्लास बनाई हुई है एम्प्लॉय, उसमें 2 वेरिएबल हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद हमारे पास एक मेथड है जिनमें हम दोनों को कॉल कर रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट से 2 तरीक़ों से इसे कॉल करके यहाँ पर दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है, जिसका नाम obj1 है। और जब मैं obj1 के रिस्पेक्ट से काम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स मैंने बताएं ताकि मैं इस कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके ज़रिए से मैं इसकी वैल्यू को क्या करवाना चाह रहा हूँ? डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, और सक्सेसफुली ये डिस्प्ले होनी चाहिए। लिहाजा हम कंट्रोल 5 करते हैं। आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे फंक्शन के मेथड के थ्रू जो मैंने नीचे बना रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाने लगा हूँ जिसका नाम क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। लिहाजा मैंने लिखा है यहाँ पर पब्लिक, उसके बाद दोबारा मैंने अपने क्लास का नाम रखा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई है ना, मैं उसी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, यानी इस कंस्ट्रक्टर की कॉपी इस कंस्ट्रक्टर में लाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे पैरामीटर में यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिखना होगा और उसको एक यूनिक नेम देना होगा, जैसे हम एक वेरिएबल को देते हैं। लिहाजा मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा पैरामीटर में और इसे ई का नाम दे दिया। अब क्या हुआ, आप ऊपर वाले कोड को अगर यहाँ देखें तो हम पहले this.id इक्वल टू id लिखते थे, जो कि इस बात को इंडिकेट करता था कि ये id हमारे ग्लोबल वेरिएबल इंस्टेंस है और ये हमारे पैरामीटर की वैल्यू है। लेकिन अब मेरे पास पैरामीटर में खुद क्या है? ई है, ठीक है ना, वेरिएबल जो खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एम्प्लॉय को, जो कि इसका कंस्ट्रक्टर है। लिहाजा अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा this.id इक्वल टू e.id। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने लिखा this.name इक्वल टू e.name। तो एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है कि मैं इसी ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर यानी इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक तीसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करके इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? ये काम करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, आई मीन कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब मैं अपने मेन मेथड पे चलता हूँ और दोबारा से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ था, ठीक है ना, एज लाइक दिस, और अब मैं इसका नाम रख देता हूँ obj2। हम जानते हैं कि अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू देनी होगी। एज अ नेम सजेस्ट कि इस वक्त मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, लिहाजा क्योंकि मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की वैल्यू नहीं दूंगा, बल्कि पहले वाले ऑब्जेक्ट के नेम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर obj2 के ज़रिए से अपने डिटेल को कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और आप देख रहे हो कि एज इट इज़ हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो कंस्ट्रक्टर की तीसरी टाइप क्या थी? कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसके ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टर जो कि एग्जिस्टिंग हमारे पास मौजूद है उसे हम अपने दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करते हुए उसी की वैल्यू को यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसके ज़रिए से हमने उनकी वैल्यू को क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस कंस्ट्रक्टर को कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए एज लाइक दिस, ठीक है, और उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ, तो जैसे मैंने बिल्ड किया तो आप देख रहे हैं देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन दैट द कॉरेस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय इंट स्ट्रिंग। यानी ऐसा कोई भी आर्गुमेंट नहीं है जो आप obj1 लिखने की वजह से उन दोनों वैल्यू को क्या करवा दें? फीड करवा दें। अगर आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो आपको 2 वैल्यू लिखनी होगी, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। लेकिन मैंने इस वक्त क्या यूज़ किया? कॉपी कंस्ट्रक्टर, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से हमने क्या किया? पहले वाले ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यूज़ को इसमें कॉपी किया, और कॉपी करके न्यू जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वहाँ पर हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट के नाम को यूज़ कर लिया। दैट्स इट फॉर कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, 4 टाइप्स हमारे पास कंस्ट्रक्टर की है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे हमने जब कंस्ट्रक्टर बनाना शुरू किया तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास का नाम लिखते हैं ना। तो जब मैं एक्सेस मॉडिफायर लिख रहा हूँ
तो जब मैं पब्लिक लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है मैं प्राइवेट भी लिख सकता हूँ। तो उस जब हम अपने कंस्ट्रक्टर से पहले प्राइवेट लिखना शुरू करेंगे तो उसका मतलब है कि अब जो मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ वो क्या है, प्राइवेट है। तो उसकी डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि इफ अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड विद प्राइवेट स्पेसिफायर इज नोन एज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, यानी आपने अगर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया हुआ एक्सेस मॉडिफायर से तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अदर क्लासेस टू ड्राइव फ्रॉम दिस क्लास एंड ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास, यानी अगर आपने अपनी क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो ना तो आप किसी दूसरी क्लास से इसे इनहेरिट कर सकते हैं और ना ही आप इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, पॉइंट पे लिखा हुआ है यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर। हम उसी वक्त प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास मेंबर्स कौन से हों, स्टैटिक हों। ठीक है, इसी तरह यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लासेस, यानी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने की वजह ही यही है कि हम अपनी क्लास को प्रिवेंट करते हैं, रोक रहे होते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया जा सके। ठीक है, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो इस वक्त एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बिल्कुल वही लॉजिक यूज़ की है जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय की, और अभी हमने डेफिनेशन पे पढ़ा कि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना ना चाहें और साथ ही साथ हम उसे इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी से प्रिवेंट करना चाह रहे हो। तो इस वक्त दो स्टैटिक हमारे पास वेरिएबल हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास इंस्टेंस और मेथड स्टैटिक नहीं होंगे तो हम उसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इसका बना नहीं सकते और ना ही हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इनहेरिट को समझते हैं। ये क्लास है, इसमें देख रहे हो आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की जगह हमने क्या कर दिया, प्राइवेट। इसके बाद मैं इस बॉडी से बाहर आता हूँ और एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ डिपार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, सॉरी, ठीक है। ये एक सिंपल क्लास है, मैंने इनहेरिट किया इसे किससे, एम्प्लॉय से। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और जैसे पेस्ट किया मैंने, आप देख रहे हो कि जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो लिखा आ रहा है इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, यानी ये पब्लिक का मसला है तो हम इसे पब्लिक भी कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे पब्लिक कर दिया और इस क्लास को भी पब्लिक कर दिया। ठीक है, पब्लिक करने के बावजूद जब मैं बिल्ड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को तो अब आप देख रहे हो यहाँ लिखा आ रहा है नेवर असाइन टू विल ऑलवेज हैव इट डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, और इसी तरह से नेवर असाइन एंड विल ऑलवेज हैव द डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 है डिफ़ॉल्ट तौर पे। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए से, और साथ ही साथ इस वक्त ये एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी अपने पास होल्ड करता है, तो हम इसे दूसरी क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते। तो जब इनहेरिट नहीं कर सकता तो हम इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं। ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद है। कॉपी करते हैं, उसके बाद पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ठीक है, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट की वैल्यू हटा दी क्योंकि हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और आप जब होवर करेंगे तो देखेंगे इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन लेवल क्या है कि यहाँ पर जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो खुद क्या है, प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट है तो ये इसको आगे एक्सेस नहीं करवा पा सकता। तो अब ये सवाल है कि भाई हम इसे कॉल किस तरह से करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे डेफिनेशन पे देखा हमने कि जब हमारे एक्सेस जो इंस्टेंस हैं वो स्टैटिक होंगे तो हम डायरेक्टली क्लास के नाम के ज़रिए से भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। लिहाजा मुझे क्या करना होगा, अपने इस मेथड को भी क्या बनाना होगा, स्टैटिक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे मेंबर्स भी स्टैटिक हैं और साथ ही साथ हमारा फंक्शन भी यहाँ पर स्टैटिक हो चुका है। लिहाजा इस तरतीब से हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और अपने मेंबर्स को जो कि स्टैटिक है यहाँ पर इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैंने आईडी दे दिया यहाँ पर 12 और नेम दे दिया फहद। ठीक है, टर्मिनेट। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर नहीं सकता, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो स्टैटिक हैं तो स्टैटिक को कॉल करने का तरीका ये होता है कि आप क्लास का नाम लिखें, उसके बाद डॉट प्रेस करें। तो आप देख रहे हैं एम्प्लॉय डिटेल के नाम से जो हमारा मेथड है वो कॉल हो चुका है। मैंने इसे कॉल किया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, उसके बाद कंट्रोल F5 किया, और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमारे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पर मौजूद मेथड उस क्लास का यहाँ पर कॉल हो चुका है, क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल किया है, स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया है। तो स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल करने की वजह ये है कि जब हम स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट क्लास के नाम के ज़रिए से भी चीज़ों को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर करके देखा। ठीक है, तो वो तमाम पॉइंट्स हमने फॉलो कर दिए जो कि डेफिनेशन पे बताई जा रही थी कि हम स्टैटिक मेंबर को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने के लिए, जो हमने किया।
और इसी तरह से हम इसकी क्लास को इंस्टेंस को यानी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बाद जो हमारे पास लास्ट कंस्ट्रक्टर है उसे हम कहते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेट्स सी। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में बताया जा रहा है कि जब आपका कंस्ट्रक्टर स्टैटिक होता है, अभी तक हमारा कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं था, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट था, अब हमारा कंस्ट्रक्टर क्या बनना जा रहा है, स्टैटिक बनना जा रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि जब आप अपने कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बनाओगे तो वहाँ पर आपका एक्सेस मॉडिफायर कोई नहीं होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट नहीं हो सकता, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं हो सकते। ठीक है, डेफिनेशन पे बताई जा रही है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हैज टू बी इन्वोक्ड ओनली वंस इन अ क्लास एंड इट हैज बीन इन्वोक्ड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेंबर इन अ क्लास। यानी सबसे पहले अगर आपके क्लास के अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी है और साथ ही साथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाली है वो है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज स्टैटिक फील्ड और डेटा ऑफ द क्लास एंड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। यानी एक ही दफ़ा उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से स्टैटिक ऐसा नहीं है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल हो रहा है, सिर्फ वो एक ही दफ़ा कॉल होगा। लेकिन अगर आपने बार बार ऑब्जेक्ट बनाया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए तो बार बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इससे क्या मुराद है। इसकी जो पॉइंट है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, यानी इसे डायरेक्टली कॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड देन द यूज़र हैज़ नो कंट्रोल, आपका यूज़र पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है जब आप ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इट डजंट टेक एक्सेस मॉडिफायर और एनी पैरामीटर, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ना ही इसमें एक्सेस मॉडिफायर है और ना ही पैरामीटर है। इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली टू इनिशियलाइज द क्लास बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएटेड, यानी ये खुद चीज़ें कॉल हो जाती हैं जब आपका ऑब्जेक्ट बनने से पहले ये चीज़ें कॉल हो जाती हैं। यानी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उससे पहले ये पहले कॉल होंगी, उसके बाद फिर आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, वट जो भी आपने लिखा है वो उसमें वर्क करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये एक सेपरेट हमने इस प्रॉब्लम के लिए भी एक प्रोजेक्ट ऐड किया जिसका नाम है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम समझते हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किस तरह से वर्क करता है। लिहाजा सेम लॉजिक, क्लास एम्प्लॉय दो वेरिएबल हैं, और अगर बगौर देखें तो अब हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इंडिविजुअली क्या है, स्टैटिक, कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। अगर हम लिखेंगे तो आपको एरर शो होगा, और इसी तरह आप कोई पैरामीटर भी यहाँ पर नहीं देख सकते क्योंकि पैरामीटर भी इसमें अलाउ नहीं है। लिहाजा उसके बाद मैंने अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी स्टैटिक मेथड नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब स्टैटिक नहीं है, और हमने प्रीवियस पे देखा यानी प्राइवेट पे कि वहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता था, लेकिन स्टैटिक एम्प्लॉय के अंदर यानी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने इस मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी, और इनिशियलाइज करने के बाद मैंने अपने ऑब्जेक्ट के ज़रिए से उस मेथड को कॉल कर लिया है। कॉल करने के बाद जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारी वैल्यू आ रही है बाय यूजिंग स्टैटिक मेथड के ज़रिए से। वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि इससे क्या मुराद है कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि डेफिनेशन पे बताया जा रहा था। तो अब हम एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट के लिए हमें लिखना होगा पब्लिक क्लास का नाम, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा console डॉट रीड लाइन, ठीक है। रीड लाइन से यहाँ पे मुराद ये है कि ये सिर्फ वेटिंग पे रहेगी कि एक लाइन को रीड करने के लिए, ठीक है, आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने स्क्रीन को पॉज करने के लिए यहाँ पर ये लाइन लिखी है ताकि हमें बात समझ में आ जाए कि एक्चुअली जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए कि एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो रहा है तो वो किस तरह से कॉल हो रहा है। और उसमें लिख दिया मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, और कॉपी किया मैंने इस लाइन को, और स्टैटिक के अंदर भी मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टैटिक, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया है, और सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, किसी मेथड को कॉल नहीं किया, ठीक है, ताकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और जब मैंने स्टार्टिंग के डेफिनेशन पे देखा कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आपके कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैंने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है। कंट्रोल F5 करता हूँ, और आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो कौन सा हुआ है, स्टैटिक। और अभी हमने यही देखा था कि जब आप स्टैटिक
कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो सबसे पहले वही कॉल होता है, उसके बाद आपके वो कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं जो कि या तो डिफ़ॉल्ट है या पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, मज़ीद इस बात को समझने के लिए हम एक और दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा पेस्ट किया, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया टू। कोई मेथड कॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया तो दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, लिहाजा कंट्रोल F5 किया। और अब आप देख रहे हो कि स्टैटिक सिर्फ और सिर्फ कितनी दफ़ा कॉल हुआ है, एक। लेकिन जब मैंने 2 दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाया है तो दोनों के लिए डिफ़ॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर बार बार इंडिविजुअली कॉल हुए। लिहाजा इस पॉइंट से हमें ये बात समझ में आ गई जो कि डेफिनेशन पे बताई जा रही थी कि आप इसे क्या कर सकते हैं, ओनली वंस ही कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि जब आप इसे कॉल करोगे तो एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, एक ही दफ़ा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इसके बनिस्बत हम दूसरे पैरामीटर्स को देखें जो कंस्ट्रक्टर के थे, वहाँ पर जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो चीज़ें कॉल होती हैं। तो ओवरऑल हमने कंस्ट्रक्टर के तमाम टाइप्स को देखा और उसकी डेफिनेशन को देखे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑल्दो हम ये तमाम चीज़ें देख चुके हैं जो पॉइंट्स फॉलो करने थे, लेकिन यहाँ पर उन पॉइंट को समझ लेते हैं कि जिन जिन तरह से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें वो कौन से पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास मस्ट हैव द सेम नेम ऑफ द क्लास नेम इन विच इट रिसाइड्स। यानी आप कंस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे तो वो हमेशा उसी नाम से होगा जो आपकी क्लास का नाम है। जैसे आपने देखा कि जब भी मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा था तो उसका नाम एम्प्लॉय ही था क्योंकि मेरी क्लास का नाम भी एम्प्लॉय है। ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड। यानी आप कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल या स्टैटिक नहीं कर सकते। ठीक है ना। विद इन अ क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर जब बनाओगे तो पैरामीटराइज डिफरेंट बना सकते हो, लेकिन स्टैटिक हमेशा कितने होंगे, एक ही होंगे, जो अभी हमने देखा। ठीक है। ए कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। यानी ना ही उसका कोई रिटर्न टाइप होगा और ना ही हम वॉइड लिख सकते हैं वहाँ पर। ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी हमने देखा कि स्टैटिक में ना तो एक्सेस मॉडिफायर हैं और ना ही उसके पैरामीटर्स हैं। ए क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्लास के अंदर डिफरेंट नंबर्स के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जैसे अभी हमने 2 बनाए हुए, स्टैटिक और साथ ही साथ डिफॉल्ट। Access modifier can be used in constructor declaration to control its access, that is which other classes can call the constructor। यानी access modifier यूज़ करने की वजह यही है कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक किया हुआ है तो आप दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी जब इनहेरिट करके दूसरी क्लास में जाओगे तो वहाँ पर भी उस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हो ना। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक है। लेकिन जब वो प्राइवेट है तो जाहिर सी बात है, हम देख चुके हैं कि हम उसके ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही इनहेरिट कर सकते। तो ओवरऑल ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की फ्रॉम द स्टार्टिंग के कंस्ट्रक्टर क्या है, क्यों बना रहे हैं, कितने टाइप्स के हैं, और वो उन तमाम टाइप्स को हमने प्रैक्टिकली भी यहाँ पर परफॉर्म करके देखा कि एक्चुअली ये किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं।